हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर चुके थे बेसिकली ये वाला कंपोनेंट अकाउंटिंग तक, लेकिन इसका एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। कंपोनेंट अकाउंटिंग में ये था कि अगर कोई भी पार्ट, ठीक है, जिसकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है और उसकी यूजफुल लाइफ अलग है, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट, किसी भी टीपीपी का कोई भी कंपोनेंट अगर सिग्निफिकेंट कॉस्ट है उसकी, और अगर उसका यूजफुल लाइफ अलग है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी चाहिए सेपरेटली। ठीक है, इसका एग्जाम्पल था इंजन इन अ कार और एयरक्राफ्ट और टरबाइन इन अ मशीन और इंटीरियर वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, कोई भी टरबाइन है, टरबाइन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फॉर्म करती है 30 से 40% पार्ट। या फिर कार का इंजन हो गया, इंजन की कॉस्ट भी बहुत अच्छी खासी होती है, लेकिन अगर बैटरी वाली कार की बात करूँ तो उसकी तो बैटरी की मेन कॉस्ट होती है। ठीक है, तो भाई अगर उनकी दोनों की यूजफुल लाइफ अलग अलग है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा एयरक्राफ्ट है, उसकी 20 साल की यूजफुल लाइफ है, लेकिन उसके जो इंजन है उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा आपका सेपरेटली। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल। कार कॉस्टिंग 20 लाख रुपए है, इसको इंजन की कॉस्ट जो है 5 लाख रुपए, 25% फॉर्म पार्ट कर रही है। इसका यूजफुल लाइफ जो है कार की 30 साल है, लेकिन इंजन की क्या है, 5 साल है ना। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम लोग कार पर निकाल लेंगे, तो 15 लाख। ठीक है, कितना हो गया आपका? आपका 15 लाख हो गया। 15 लाख डिवाइडेड बाय 30 कितना हो गया? 15 लाख डिवाइड बाय 30, तो 15 लाख 50 हज़ार रुपये आ गया। और कार के इंजन के निकालेंगे 5 लाख डिवाइड बाय 5, ठीक है, 1 लाख आ गया। तो हमारी कैरिंग अमाउंट कार की फर्स्ट ईयर में क्या जाएगी गाइस? इंजन प्लस अदर पार्ट। ठीक है, ये जाएगी हमारी आपकी, टोटल मिला के दोनों का टोटल कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि 20 लाख में से 1.5 लाख रुपए गया, तो 18,50,000, तो ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगा कार का। डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन वाइज अलग करेंगे, बट डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से और दिखाएंगे तो हम लोग कार की ही कैरिंग कॉस्ट में। ठीक है, तो इफ पार्ट हैविंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट इज रिप्लेस्ड, अगर रिप्लेस किया तो क्या करेंगे? तो उस केस में, अगर उस केस में मान लीजिए गाड़ी है, मेरी गाड़ी को मेरे को 5 साल हो गए, लेकिन या 4 साल हो गए, अब इसका इंजन खराब हो गया, अब मैं नई इंजन लेकर आई। ठीक है, तो नया इंजन लेकर आई हूँ, तो उसमें क्या होगी, जो न्यू पार्ट की कॉस्ट होगी वो पीपी के कैरिंग अमाउंट में ऐड हो जाएगी, एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट जो कि वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी। ठीक है, मतलब वो माइनस हो जाएगा जो भी उसकी कैरिंग अमाउंट चल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, न्यू कैरिंग अमाउंट पीपी की कैसे बनेगी? कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी ऑन, ठीक है, ऑन रिप्लेसमेंट डेट, आपकी जो रिप्लेसमेंट डेट है उस पर पीपी की कैरिंग अमाउंट क्या थी, न्यू पार्ट्स आ जाएगा, उसकी कॉस्ट क्या थी, और कैरिंग अमाउंट माइनस हो जाएगा ओल्ड पार्ट और, ठीक है, रिप्लेसमेंट डेट पर। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट और रिप्लेसमेंट डेट इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में ही नहीं दिया है भाई, अगर रिप्लेसमेंट डेट के दिन जो कॉस्ट, उसकी कैरिंग अमाउंट है, क्यों? क्योंकि हम शुरू से क्या कर रहे थे, हम उसे कंपोनेंट अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे थे, तो हमें पता ही नहीं कि भाई इसके इंजन की कॉस्ट कितनी है। तो गाड़ी को बस ऐसे ही हम लोग कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रहे थे, हम उसको मतलब कंपोनेंट वाइज रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। तो अगर ऐसा केस है, तो आप क्या करोगे, आप नए पार्ट की कॉस्ट लोगे, उसे पीवी करोगे, उसको पीवी करोगे, क्योंकि 3 साल बाद अगर आज इसका प्राइस जो है वो 5 लाख रुपए है, और मुझे पता है कि मार्केट में जो बोरोइंग रेट चल रही है वो कितनी चल रही है, 10% चल रही है, तो 10% के हिसाब से अगर मैं 3 साल पहले उसको फैच करूंगी, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंपोनेंट हटा दूंगी, उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा दूंगी, तो आज मुझे फेयर वैल्यू पता चल जाएगी। तो फेयर वैल्यू जैसे ही मुझे पता चलेगी, उसमें क्या करूंगी, उसमें फिर डेप्रिशिएट करूंगी। तो जब मैं डेप्रिशिएशन, 3 साल की डेप्रिशिएशन उसको एसएलएम बेसिस पे लेकर आऊंगी, तब मुझे उसकी कैरिंग अमाउंट पता चल जाएगा। और वो कैरिंग अमाउंट में क्या करूंगी, वो ओल्ड पार्ट का कैरिंग अमाउंट वो डिडक्ट कर दूंगी, और नए पार्ट जो भी होगा उसकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। ऐसे करके मेरी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, नया एडिक कैरिंग अमाउंट आ जाएगी मेरी पीपी की बेसिकली, राइट है। तो इसमें यही क्या लिखा हुआ है, आप क्या करोगे, सबसे पहले नया पार्ट की कॉस्ट लोगे, पीवी इट टू द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ओल्ड पार्ट। ठीक है, उसे मतलब जो आप 3 साल पहले उसको लेकर आओगे। ठीक है, इट इज सीरियस कॉस्ट ऑफ ओल्ड पार्ट, डिडक्ट डेप्रिशिएशन ऑफ अमाउंट अप टू द पार्ट रिप्लेसमेंट। 3 साल तक हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इट इज सीरियस कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट और नो पार्ट रिप्लेसमेंट, एज्यूमिंग यूजफुल लाइफ जो है वो सेम है आपकी पीपी की। इतना ही करोगे आप डेप्रिशिएशन, जैसे कि यूजफुल लाइफ जो है उस पार्ट की सेम है आपकी पीपी की तरह से, वैसे ही। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इसमें कार जो परचेज हुई थी वो 10 लाख रुपए की हुई थी, और यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल है। ठीक है, कार जो परचेज हुई थी, 1 सेकेंड, कार जो परचेज हुई थी वो 10 लाख हुई थी, और यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल है। इंजन जो है वो रिप्लेस हो रहा है कार में आफ्टर 3 ईयर, कॉस्ट ऑफ न्यू इंजन 2 लाख है, डिस्काउंटिंग रेट 10% है। इसमें आपको ओल्ड पार्ट का कैरिंग अमाउंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है, हमारी नई इंजन की कॉस्ट हुई, तो 2 लाख को आप क्या करोगे, 10% मार्केट में रेट चल रही है, तो आप क्या करोगे, 3 साल पहले उसको फैच करोगे, है ना। ठीक है, 3 साल पहले फैच करोगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, कैरिंग अमाउंट कार की निकालोगे आप, कि 3 साल बाद उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी। ठीक है, 3 साल बाद कैरिंग अमाउंट क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख माइनस
सॉरी 10 लाख पे डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 3 लाख की आ गई आपकी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड। आप उसको 10 लाख को 3 लाख को 10 लाख में से डिडक्ट कर दोगे तो 7 लाख रुपए आ जाएगा, है ना। अब जैसे इसमें 7 लाख रुपए बताया हुआ है, 7 लाख रुपए कैरिंग अमाउंट ऑफ कार रिप्लेसमेंट डेट, ठीक है। अब फिर आप क्या करोगे, ओल्ड मशीन जो है, ओल्ड इंजन जो है रिप्लेसमेंट डेट पे, जो ओल्ड इंजन है उसकी वैल्यू निकालोगे। तो ऐसे ही हमने पीवी निकाला इसका, कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन 2 लाख, पीवी फैक्टर 0.51 आ गया, 1,52,000 आ गया। फिर हमने डेप्रिसिएशन पर कैलकुलेट करी 1,50,200, ठीक है, माइनस 1,50,000 डिवाइड बाई 10, जैसे कि इसमें दिया हुआ था। आप उसकी यूजफुल लाइफ वही मान लोगे जो कि आपकी पीपी की यूजफुल लाइफ है, आप उसकी यूजफुल लाइफ वही मान लोगे जो आपकी पीपी की लाइफ है, ठीक है। आप 1,50,000 डिवाइड बाई 10 करोगे, मल्टीप्लाई 3 करोगे तो उसकी भी आपकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। आप इसको क्या करोगे, डिडक्ट कर दोगे और 2 लाख को ऐड कर दोगे, 2 लाख को ऐड कर दोगे और इसको डिडक्ट कर दोगे, ठीक है। तो ऐसी न्यू कैरिंग अमाउंट आ जाएगी कार की आफ्टर 3 ईयर, 7 लाख प्लस 2 लाख माइनस 1,05,140। तो आपकी जो वैल्यू है 7,94,680 बन जाएगी, ठीक है गाइस। अब आता है सब्सिक्वेंट रिकग्निशन ऑफ पीपी। पीपी का बाद में क्या होगा रिकग्निशन, हर बैलेंस शीट डेट पे, है ना। तो हमारे पास 2 मॉडल दिए हुए हैं इसमें, एक होता है कॉस्ट मॉडल और एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। एक होता है कॉस्ट मॉडल, एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। एक होता है आपका कॉस्ट मॉडल, एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। तो आप चूज करोगे कौन सी पॉलिसी आपको अडॉप्ट करनी है, कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन विल अप्लाई टू एंटायर क्लास ऑफ पीपी, ठीक है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपी है, जैसे बिल्डिंग हो गई, तो बिल्डिंग पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपी हो गई। मान लीजिए कोई आपकी मेरी कोई शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मेरी जो आपकी मशीन्स होती हैं, कौन सी मशीन होती हैं आपकी, ये जो स्काइविंग मशीन्स होती हैं, ठीक है। स्काइविंग मतलब जो आपकी टेलर टाइप की मशीन्स होती है, स्काइविंग मशीन कहते हैं। स्काइविंग मशीन का आपका अलग पीपी टाइप की हो गई, ठीक है। और मेरी जो ठीक है, मेरी जो दूसरी मशीन्स है जैसे सोल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स है वो अलग हो गई मेरी, तो अलग अलग क्लास ऑफ पीपी हो गई, है ना। तो वो क्लास ऑफ पीपी के लिए अगर मैंने एक मॉडल चूज़ कर लिया तो वही होगा, ठीक है। मैं मतलब कैटेगरी वाइज मैं पीपी के लिए अलग अलग मॉडल चूज़ कर सकती हूँ। तो क्लास ऑफ पीपी मीन्स ग्रुप ऑफ एसेट्स हैविंग सिमिलर नेचर इन यूज, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। अलग अलग हो गया ना, मशीन्स अलग हो गई, फर्नीचर अलग हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग अलग हो गई आपकी। कॉस्ट मॉडल, ठीक है, कॉस्ट मॉडल में कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट मॉडल में तो यही होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी, ठीक है। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, इसमें हर बैलेंस शीट डेट पर आपकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, हर बैलेंस शीट डेट पर उसमें वैल्यू फेयर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन दिस रिवैल्यूड अमाउंट इन द फ्यूचर, और डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी आपकी रिवैल्यूड अमाउंट पे फ्यूचर में, ठीक है। अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग कैसे होगी आपकी पीपी की रिवैल्यूएशन केस में, ठीक है। इफ डेप्रिसिएशन पीपी चार्ज डायरेक्टली, ठीक है, डेप्रिसिएशन पीपी मतलब डेप्रिसिएशन डेबिट टू पीपी एंट्री हो रही है, तो इट मीन्स द पीपी शोन इन द बुक्स एट नेट कैरिंग अमाउंट ओनली। तो जो पीपी जो दिखाई जाएगी वो नेट कैरिंग अमाउंट में दिखाई जाएगी। जनरल एंट्री क्या होगी, ठीक है। मान लीजिए मेरा गेन हुआ 10,000 की मेरी कैरिंग अमाउंट थी, 10,000 से हो गई 15,000, 10,000 से हो गई 15,000, तो 15,000 मेरी हो गई है, तो पीपी बढ़ी है, पीपी बढ़ी है, तो पीपी डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन हो जाएगा। और ये किस में जाएगा आपका, ओसीआई में। ये किस में जाएगा, क्योंकि एक्चुअल गेन नहीं है इसलिए ओसीआई में जाएगा, ठीक है, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में जाएगा। और मान लीजिए मुझे अगर लॉस हुआ है तो पीपी कम हुई है, 10,000 से 8,000 हो गई मेरी वैल्यू, तो 2,000 कम हो गई, 2,000 कम हो गई तो पीपी क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट टू पीपी, ठीक है। इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेन इंस्टेड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू पीपी, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रोविजन कर रही हूँ मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री डायरेक्टली नहीं कर रही, तो पीपी शोन बुक्स ऑफ अकाउंट ग्रॉस अमाउंट पे, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शोन एज अ लायबिलिटी, ठीक है। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट कैरिंग अमाउंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मेथड फॉर अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन पीपी, मेथड फर्स्ट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच है, सेकंड है रीस्टेटमेंट अप्रोच। तो मेथड 1 में क्या है गाइस कि इसमें क्या होगा, एलिमिनेट कैसे करेंगे हम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती है हमेशा, उसको डेबिट कर देंगे और पीपी को क्रेडिट कर देंगे, तो ऐसे हमारा एक्यूमुलेट हो जाएगा और नेट कैरिंग वैल्यू पे हमारी वो जो फिक्स एसेट्स है जो पीपी वो आ जाएगी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेटेड, देन नेट कैरिंग अमाउंट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए एलिमिनेशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू पीपी, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर रिवैल्यूएशन गेन है तो पीपी बढ़ जाएगी, रिवैल्यूएशन गेन तो पीपी बढ़ जाएगी टू रिवैल्यूएशन गेन आ जाएगा, ठीक है। और अगर रेवेन्यू लॉस है तो पीपी क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट हो जाएगा, ठीक है। मेथड 2 में क्या होगा, रीस्टेट करेंगे, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे इस केस में, आप जो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है आप उसको भी एडजस्ट करोगे और
मतलब उसके ग्रॉस ब्लॉक को भी एडजस्ट करोगे और किसको एडजस्ट करोगे, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी जो पीपी है, मान लीजिए मैंने देखा कि यार मेरी तो, ठीक है, मेरी तो जो ये 10,000 है, 10,000 मेरी ग्रॉस वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो मान लीजिए मैं नेट करिंग वैल्यू देख रही हूँ, तो फॉर एग्जांपल मेरी नेट करिंग वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मेरी नेट करिंग वैल्यू 10,000 है, मुझे पता है चला कि फेयर वैल्यू कितनी हो गई है, फेयर वैल्यू कितनी हो गई है आपकी, फेयर वैल्यू आपकी 8,000 रुपये हो गई है ना। तो फेयर वैल्यू आपकी 8,000 रुपये हो गई है, तो कितना घटत है, मतलब रिवैल्यूएशन आपको लॉस कितना हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गाइस आपकी इजीनेस के लिए। मान लीजिए आपकी फेयर वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पे गेन की चलिए बात कर लेते हैं। मान लीजिए फेयर वैल्यू आपकी 10,000 हो गई है और नेट कैरिंग वैल्यू हो रही है 8,000 रुपये, है ना। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, 8,000 रुपये डिवाइड बाय हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2,000। ठीक है, मतलब 25% आपका क्या हो जाएगा, 25% आपका गेन हो जाएगा, 25% आपका गेन हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, आप पीपी, मान लीजिए आपकी रिकॉर्ड है, ये पीपी की जो वैल्यू है वो है आपकी 50,000 में ब्लॉक। ठीक है, और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इस पर चढ़ा रखा है आपने 40,000 का। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना चढ़ा रखा है आपने, इस पर चढ़ा रखा है आपने 40,000, सॉरी 40,000 नहीं, आपने चढ़ा रखा है 42,000 का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 50,000 मल्टीप्लाई 25%, 50,000 मल्टीप्लाई 25% करोगे, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को भी क्या कर दोगे 40,000 25%। ठीक है, तो इतना आप क्या कर दोगे, इतना आप उसको घटा दोगे, क्योंकि 10,000, सॉरी इतना आपको बढ़ा दोगे, क्योंकि गेन है ना आपका, तो 25% से इतना बढ़ा दोगे और इसको भी इतना बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये होगा, बाकी का जो भी बैलेंस आएगा वो रिवैल्यूएशन गेन हो जाएगा। ठीक है, और लॉस के केस में उल्टा कर दोगे, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे और पीपी क्रेडिट कर दोगे और रिवैल्यूएशन लॉस आपका बुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये है गाइस। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस पे हम लोग। तो फर्स्ट टाइम अगर रिवैल्यूएशन होगा तो आप क्या करोगे, अगर आपका गेन होता है तो आप उसे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल दोगे, अगर आपका लॉस होता है तो आप उसे पी&एल में डाल दोगे, क्योंकि एक्चुअल गेन तो है नहीं वो, तो ओसीआई में डाल दोगे। पी&एल में इसलिए डालोगे कि प्रूडेंट कंसेप्ट की वजह से, कंजर्वेटिव कंसेप्ट की वजह से, है ना, कि लॉस है आपका भाई। अब लॉस है तो डेफिनेटली पी&एल में रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि आपकी अल्टीमेटली जो एसेट्स है वो आपको, आपने जिस वैल्यू पे दिखा रखी है उससे कम, आपको मार्केट में आप जाओगे तो आपको कम रेट में बिकेगी, आपने ज़्यादा पे दिखा रखी है, तो आप उसको तो प्रोवाइड फॉर करोगे ना, तो इसलिए पी&एल में जाएगी। और अगर गेन है तो वो एक्चुअल नहीं है, ये तो आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आपको गेन हो जाएगा। और दूसरी ओर देखें तो हर इसमें ना फिर मैनिपुलेशन पॉसिबल होंगे, अगर ये पी&एल में गेन जाने लगा तो हर कोई क्या करेगा, कंपनीज क्या करेंगी, इन्वेस्टर्स को पागल बनाएंगी कि ये हमारा गेन है, और गेन को वो पी&एल में ले जाएंगे और पी&एल में जाके हमारा क्या करेगा, हमारा प्रॉफिट अच्छा दिखने लगेगा इन्वेस्टर को, इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स, जबकि रियलिटी तो ये है कि तो ये तो एक्चुअल गेन है ही नहीं, है ना। तो इसलिए इसे ओसीआई में ले जाते हैं, एक्चुअल गेन नहीं है इसे। फिर इसकी सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन होगी। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में मान लीजिए प्रीवियसली हम लोगों ने गेन था हमारा, ठीक है, प्रीवियसली हमारा गेन था, तो अगर हमारा और गेन बढ़ गया तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे ओसीआई को। और अगर मान लीजिए हमारा, ठीक है, क्रेडिट पी&एल अप टू पी&एल, अगर मान लीजिए हमारा, मैंने पहले पी&एल में क्रेडिट डेबिट कर रखा था, मैंने पी&एल में उसको डेबिट कर रखा था, तो जितना मैंने बैलेंस पी&एल में डेबिट किया है उतना मैं उसको रिवर्स कर दूंगी, मतलब पी&एल को डेबिट किया तो मैं क्रेडिट कर दूंगी। और उसके भी बियॉन्ड, मान लीजिए मेरे को जो गेन हुआ है, मेरा पी&एल में डेबिट हो रखा था 1,000 रुपये से, ठीक है, मेरा पी&एल में पहले डेबिट हो रखा था 1,000 रुपये से, मेरे को गेन हो गया, मान लीजिए मेरे को गेन हो गया आपका 2,000 रुपये का, है ना। तो गेन हो गया तो पहले मैं इस पी&एल को क्या करूँगी, क्रेडिट करूँगी, इसको नल कर दूंगी, और फिर जो 1,000 का गेन है उसको मैं ओसीआई में ले जाऊँगी, जो 1,000 का गेन है उसको मैं ओसीआई में ले जाऊँगी, तो ये होगा। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में वाले नेगेटिव आ गया, अब भाई नेगेटिव आ गया तो पी&एल में डेबिट कर दोगे, लेकिन आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर पड़ा हुआ है, ठीक है, बैलेंस में आपको क्रेडिट पड़ा हुआ है वैल्यूएशन में, तो आप क्या करोगे, उसको पहले सेट ऑफ करोगे, फिर जो बैलेंस बचेगा आप उसको पी&एल में डेबिट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है उसको नलीफाई करोगे और फिर उसके बाद आप डेबिट में ले जाओगे। ठीक है गाइस, फिर क्या करोगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस है आपका, व्हेन पीपी डी रिकॉग्नाइज और क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, पीपी डी रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल, मान लीजिए आपको पीपी, अब जो हमारा ओसीआई में बैलेंस पड़ा हुआ है रिवैल्यूएशन सरप्लस का, उसका कब खत्म होगा, वो अल्टीमेटली
कभी ख़त्म हुआ या नहीं, बुक्स में ऐसे ही पड़ा रहेगा हमारा अदर इक्विटी में। तो अल्टीमेटली ख़त्म होता है जब भी कोई वो जिससे भी वो रिलेटेड आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है, अगर वो आपका सेल हो जाती है, डिस्पोज हो जाती है, तो मतलब वो डी रिकॉग्नाइज हो जाती है, ये क्लासिफाइड हो जाती है हेल्ड फॉर सेल एज पर 105। ठीक है, तब जाके वो आपका जो ओसीआई का बैलेंस होता है वो आप सारा की सारा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हो। रिवैल्यूएशन सरप्लस का सारा की सारा बैलेंस रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हो। तो एंट्री क्या बना देते हो आप, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट टू रिटेन अर्निंग। ठीक है, और ये ज़रूरी है करना, मैंडेटरी है। सम ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस में आल्सो भी ट्रांसफर रिटेन अर्निंग ड्यूरिंग द एसेट्स इज यूज्ड बाय द एंटिटी इज ऑप्शनल। ठीक है, आप ट्रांसफर कर सकते हो, मर्जी, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इट्स अमाउंट ऑफ एक्सेसिव डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन गेन। ठीक है, ये एक्सेस डेप्रिसिएशन का अमाउंट है जो रिवैल्यूएशन गेन के आपसे पड़ा हुआ है। तो ये कैसे अल्टीमेटली देखो वो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है तो कैसे निकालेंगे। तो इट्स अमाउंट ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन गेन, डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूड अमाउंट। मान लीजिए डेप्रिसिएशन आपका रिवैल्यूड अमाउंट में आपने निकाल लिया, फिर आप क्या करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालोगे डेप्रिसिएशन। एक्चुअली हुआ क्या है मैं बताऊँ आपको। देखो इसमें इसमें इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे कि भाई आप रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल में जो हमारी एसेट्स होती है, जो हमारी पीपी होती है, हमने उसे रिवैल्यू कर दिया। अब फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। भाई अगर आप रिवैल्यूएशन गेन को ओसीआई में ले जा रहे हो तो आप उस पर जो भी आपके रिवैल्यूएशन गेन पे एक्सेस डेप्रिसिएशन लग रहा है कायदे से, तो वो भी तो ओसीआई में जाना चाहिए, वो आपका पीएनएल में नहीं जाना चाहिए, है ना। जब आप गेन पीएनएल में ट्रांसफर नहीं कर रहे तो मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं है, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन लगाने का और उसको पीएनएल में रिकॉग्नाइज करने का। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए ये बोला गया कि आप क्या करोगे, उस अमाउंट को, जो पहले आप डिफरेंस निकालोगे कि भाई डेप्रिसिएशन कितना हमारे एक्सेस अमाउंट पर आ रहा है, रिवैल्यूएशन गेन पर लग रहा है, तो जितना भी आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, आप उसको क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे रिटेन अर्निंग में। ठीक है, आप उसे क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे रिटेन अर्निंग में। ठीक है, उससे एडजस्ट कर लोगे आप। बैलेंस शीट अज्यूम द कंपनी इज नॉट ऑप्टिंग फॉर दिस पॉलिसी, हम अज्यूम करेंगे कंपनी नहीं कर रही है अडॉप्ट, ठीक है, बीच बीच में ट्रांसफर करने का। ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इज नॉट मेड थ्रू पीएनएल। ठीक है, ट्रांसफर रिटेन अर्निंग में पीएनएल के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन आइटम है जो कि आप कभी पीएनएल में नहीं ले जाओगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट है गाइस, दूसरे पॉइंट है गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी इज रिकॉर्डेड इन पीएनएल। तो जो भी आपको सेल पीपी की सेल पे गेन और लॉस हुआ है, आप उसको क्या करोगे, पीएनएल में ले जाओगे। ठीक है जो भी आपको गेन और लॉस हुआ है पीपी में आप उसको क्या करोगे, पीएनएल में ले जाओगे। कंपनसेशन जो हम जनरली ले ही जाते हैं वैसे भी, ठीक है, कंपनसेशन रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ड्यू टू डैमेज इन पीपी, वो भी आप अदर इनकम में पीएनएल में दिखा दोगे। ठीक है, मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी, मेरा पीपी डैमेज हो गया, मेरी मशीन में आग लग गई, कुछ भी हो गया, ख़राब हो गई किसी भी वजह से, ठीक है, किसी वजह से डैमेज हो गया, आग लग गई या कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज हो गया बेसिकली, और उसकी वजह से मुझे कंपनसेशन मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो कंपनसेशन मिल रहा है उसको आप अदर इनकम में पीएनएल में दिखा दोगे, सिंपल। ठीक है, अब आता है हमारा चेंज इन एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग, रजिस्ट्रेशन और डिमोलिशन कॉस्ट। ठीक है, आप मान लीजिए डिसमेंटलिंग की 10 साल के बाद मेरी इतनी डिसमेंटलिंग होगी, इतनी कॉस्ट लगेगी, मैंने पीपी में ऑलरेडी इसको ऐड कर रखा है, लेकिन हुआ क्या कि 3 साल बाद मुझे लगा यार इसमें तो ना ज़्यादा ही कॉस्ट जाने वाली है, नहीं डिसमेंटलिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए मेरा एस्टिमेटेड जो वो चेंज हो गया। तो इसके लिए स्टेप्स दिए हुए कि क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। तो चेक वेदर द प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी हैज़ बीन इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन एस्टिमेटेड डीकमीशनिंग कॉस्ट। ठीक है, आप पहले चेक करोगे कि जो भी हमने प्रोविज़न बनाया हुआ उससे एस्टिमेट चेंज होने से हमारी वो जो प्रोविज़न है वो बढ़ेगा या गिरेगा। ठीक है, बढ़ रहा है या गिर रहा है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, कैलकुलेट पीवी ऑफ रिवाइज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ चेंज। डेट ऑफ चेंज में आप उसको पीवी पे लेकर आओगे, उसकी पीवी निकालोगे, जनरली बढ़ेगा ही। ठीक है, तो आप बढ़ने की कॉस्ट मान लीजिए 10 लाख रुपये हो गई, है ना। कैरिंग अमाउंट क्या है प्रोविजन डेट ऑफ चेंज पे, कैरिंग अमाउंट अब मान लीजिए 9 लाख है, तो 1 लाख का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 1 लाख का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या होगी, चेंज इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी में, इफ एसेट्स इट्स मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल में मेजर हो रही है तो एडजस्ट इंक्रीज और डिक्रीज लायबिलिटी फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट बढ़ा दोगे, क्या एंट्री कर दोगे, प्रोविजन पीपी डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या कर दोगे, ऐड करोगे कॉस्ट में, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप पीपी में से घटा दोगे, तो एंट्री रिवर्स कर दोगे, पीपी क्रेडिट कर दोगे, डेबिट कर दोगे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा,
अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन मॉडल के केस में गाइस सेम ट्रीटमेंट एज ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस, जैसे कि रिवैल्यूएशन गेन और लॉस में ट्रीटमेंट होता है आप वैसे ही करोगे। अगर आपकी लायबिलिटी में भिड़ी हुई है तो आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है आपको एक तरीके से, है ना, तो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाओगे उस अमाउंट को। आप किस में ले जाओगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाओगे उस अमाउंट को, ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाओगे, ठीक है। और क्या कर दोगे आप, रिवैल्यूएशन सरप्लस में और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कर दोगे, टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर रिमेनिंग इंक्रीज इन डेबिलिटी डेबिट टू P&L, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपका सरप्लस नहीं है, ठीक है, आपका सरप्लस नहीं है, आपको लॉस हो रहा है ना अल्टीमेटली, तो आपके सरप्लस ही नहीं बचा, क्योंकि क्रेडिट होगा रेवेन्यू सरप्लस, तो आप उसको डेबिट कर रहे हो, अब वो खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गया तो फिर बाकी का वाला बैलेंस कहाँ ले जाओगे, बाकी का P&L में ले जाओगे, एक्सेस बचा बैलेंस है वो P&L में जाओगे। मान लीजिए कि आपका रेवेन्यू सरप्लस है 1,000 रुपये, ठीक है, और जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की वजह से चेंज आ रहा है वो 2,000 रुपये आ रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रही है 2,000 रुपये। तो जो एक्सेस है, ठीक है, एक्सेस आप ये खत्म करोगे वैल्यूएशन डेबिट, ठीक है, और फिर P&L डेबिट, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1,000 रुपये, ये 1,000 रुपये, ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगी एंट्री। अगर लायबिलिटी में डिक्रीज है, लायबिलिटी में डिक्रीज है तो क्या करोगे आप, आपने P&L में जितना पहले आपने क्या किया था, P&L में जितना डेबिट किया था आप उसको क्रेडिट कर दोगे उतना, P&L में जितना आपने प्रीवियसली डेबिट किया था उसको उतना क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। P&L में आपने जितना डेबिट किया था उसको उतना क्रेडिट कर दोगे, और रिमेनिंग डिक्रीज के लिए आप क्या ले जाओगे, रेवेन्यू सरप्लस में। रिमेनिंग इंक्रीज के लिए आप क्या ले जाओगे, लायबिलिटी में डिक्रीज हो रही है तो फायदा हो रहा है ना, तो अगर फायदा हो रहा है तो आप क्या करोगे, फायदे को कहाँ ले जाओगे, अगर एक्सेस P&L से निकल के फायदा हो रहा है तो आप रेवेन्यू सरप्लस में उसे फिर से ले जाओगे। तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट टू P&L टू रेवेन्यू सरप्लस तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी गाइस, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।